गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई। और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल उड़ान पर। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पिछली वीडियोस भी पता चल सके और आने वाली वीडियो भी पता चले। और जो मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उन्होंने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल डिजिटल उड़ान को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैसेज ये है कि इंग्लिश और ईवीएस की जो है हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी हैं और हिंदी में जो है हम 3rd चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो आज सिर्फ हिंदी और मैथ की वर्कशीट होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें गतिविधि 1 जो दी हुई है उसमें एक चित्र दिया हुआ है जिसको आपको देखना है, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आगे दी हुई है। पहले चित्र को देखते हैं ध्यान से। ये देखिए, यहाँ कुछ बच्चे जो है वो पटाखे जला रहे हैं, पीछे दिया जला रही है एक औरत, और उसके पीछे जो है कुछ दुकानों पर बच्चे खरीद रहे हैं कुछ सामान। तो अब हम देखते हैं कि इसी से रिलेटेड जो है आगे क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखिए, चित्र में डैश का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये फिलअप्स हैं। इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब जैसे पहले यहाँ उसमें सामने दिया हुआ है कि चित्र में किस चीज़ का त्यौहार है। यहाँ पर दिवाली का त्यौहार है और आपको क्या करना है, दिवाली के त्यौहार पर टिक लगा देना है और इसको फिल कर लेना है, ठीक है। सेकंड है, बच्चे बाज़ार से डैश खरीद रहे हैं। तो बच्चे बाज़ार से क्या खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं। आपको खिलौने जो है उस पर टिक लगाने हैं और उसी को फिल करना है। थर्ड है, बच्चे बहुत डैश नज़र आ रहे हैं। कैसे नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, खुश पे टिक लगा देना है, ठीक है। तो ये फिलअप्स जो है तीनों आपको ऐसे ही करने हैं। कॉपी में लिखिए, चैप्टर 3 ऊपर हेडिंग डालोगे और वर्कशीट 1, उसके बाद ये फिलअप्स लिखने हैं। चित्र आप नहीं बना सकते हो, लेकिन आप सीधे जो फिलअप्स हैं वो लिख सकते हैं। आगे है, नीचे 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके घर एवं पास पड़ोस में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। तो आपके घर में जो है अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जा सकते हैं। आप कहीं और किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो जैसे पोंगल का त्यौहार होता है या छठ पूजा होती है या कोई और भी त्यौहार जैसे दुर्गा पूजा होती है। तो इस तरीके से अलग अलग त्यौहार हो सकते हैं। आप कोई भी यहाँ त्यौहार लिख सकते हो। मैं कुछ कॉमन से यहाँ लिख रही हूँ जो लगभग सभी क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली है, होली है, दशहरा है। तो ये सभी त्यौहार जो हैं लगभग सभी क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। आपके पड़ोस में कोई और भी रह सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे पड़ोस में जो है ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये 4th क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। आप अपनी मर्ज़ी से ये आंसर जो है कुछ और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं। आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में 5 से 7 वाक्य लिखिए। तो यहाँ जो है मैंने होली के त्यौहार के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं। अगर आपको कोई और त्यौहार पसंद है तो आप उसके बारे में भी वाक्य लिख सकते हैं। जैसे मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद है। अगर आपको दिवाली का त्यौहार पसंद है या रक्षाबंधन पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं और उसमें आप क्या करते हो वो लिखना है आपको यहाँ पर। इसमें हम खूब मस्ती करते हैं, मेरे दोस्त मुझे गुलाल लगाते हैं और मैं उन सभी को गुलाल लगाता हूँ। खाने में बहुत सारी मिठाई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, दिवाली पर क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए, अब दिवाली पर क्या करना चाहिए वो मैंने अलग से हेडिंग डाल के आपको ऐसे ही लिखना है। दिवाली पर घर की सफाई करनी चाहिए, घर को सजाना चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए, सभी के साथ मिलकर त्यौहार मनाना चाहिए। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। क्या नहीं करना चाहिए वो अलग से हेडिंग डाल लेंगे आप। पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आप जो घर की साफ़ सफाई करोगे उस कूड़े को क्या करना है, घर के बाहर नहीं फेंकना है। आपको क्या करना है, उसको डस्टबिन में डालना है। तो आपको दूसरों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। आप कई बार बच्चे क्या होते हैं, शरारत करते हैं, दूसरों के सामने जो है पटाखे जानबूझ के जलाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो हमें दूसरों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो
पहली गतिविधि 1 है यानी कि 3rd चैप्टर की, वो कंप्लीट होती है। अब हिंदी में ही गतिविधि 2 कर रहे हैं हम 3rd चैप्टर की। ये देखिए यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पहले पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था, उस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। सभी जानवर अपनी अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके पास आते थे। एक दिन जंगल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, किंतु कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। अब सभी जानवर इस समस्या के समाधान के लिए गिद्ध के पास गए। गिद्ध ने खरगोश, शेर, हिरण, कछुए, बंदर, गिलहरी, मछली आदि को अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने को राजी किया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। तो ये हमारा गद्यांश था, ये ध्यान से सुन लिया होगा आपने। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो देखते हैं। फर्स्ट देखिए, जंगल में कौन सा पेड़ था? सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है जंगल में नीम का पेड़ था। सेकंड क्वेश्चन है, जंगल में समझदारी के लिए कौन प्रसिद्ध था? वो भी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, जंगल में समझदारी के लिए गिद्ध प्रसिद्ध था। बूढ़ा गिद्ध जो था वो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों मना किया होगा? क्यों मना किया होगा? क्योंकि उनको अपनी पसंद के जो है खेल जो है खेलने से मना कर रहे होंगे और सबके लिए कॉमन सी प्रतियोगिता रखी हुई होगी, लेकिन वो सब जो है अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से खेलना चाह रहे होंगे। अब जैसे मछली जो है वो पानी में रहती है, तो वो पानी से बाहर आके तो खेल नहीं सकती, तो इस वजह से उन्होंने खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया होगा। अब इसी से रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न जानवरों ने कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा? ये आपको सोच के लिखना है कि कौन सा जानवर जो है उसमें क्या काबिलियत होती है, उसमें क्या विशेषता होती है, उसके हिसाब से वो कौन सी प्रतियोगिता में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो बंदर जो है बहुत उछल कूद करता है, बहुत तेज़ भागता भी है, तो उसके लिए मैंने जो लिखा है वो लिखा है दौड़। आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं। खरगोश के लिए भी मैंने दौड़ लिखा है। ऐसे ही हिरण जो है वो ऊंची कूद लगाता है, लंबी लंबी कूदें लगाता है, तो वो लंबी कूद में भाग ले सकता है। मछली जो है पानी में रहती है तो वो तैराकी कर सकती है, वो अच्छी तैराक है। उसके बाद शेर जो है उसमें ताकत होती है, तो वो कुश्ती में भाग ले सकता है। तो इस तरीके से जो है मैंने अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं लिखी हैं। आप अपने लिए अपने हिसाब से उस जानवर को देख कर के कि उसके अंदर क्या विशेषता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और साथ में कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए मुझे कि यहाँ पर जो है किस जानवर ने किस प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर दिए गए स्थान पर लिखें। तो संज्ञा शब्द मैंने शुरू से ही जो मेरे पहले वीडियो बनाई हैं उसमें कई सारे गद्यांशों में जो है संज्ञा शब्दों के बारे में पूछा हुआ है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं कि आज किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन चीज़ों के नामों का जो बोध कराए वो संज्ञा शब्द होते हैं। तो यहाँ इस गद्यांश के अंदर ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो कि जैसे जानवरों के नाम दिए हुए हैं, स्थान जैसे जंगल दिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। तो हमें उन्हीं को ढूंढना है और उन्हीं का नाम लिखना है। देखते हैं। ये देखिए यहाँ मैं कुछ वर्ड जो है वो अंडरलाइन करूँगी, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे उसको लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में जैसे जंगल, नीम ये पेड़ का नाम हो गया है, पेड़ भी है एक संज्ञा। उसके बाद गिद्ध जो है वो भी एक संज्ञा है। उसके बाद जानवर भी एक संज्ञा है। उसके बाद जो है खेल भी एक संज्ञा है। तो मैं कहीं कहीं निशान लगा के आपको बता रही हूँ, आप देखते जाइए। अभी गिद्ध मैंने बता दिया, सभी जानवरों के नाम जो हैं वो आप लिख सकते हो। ये भी सभी क्या है, संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो अब इससे नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्या करना है हमें। नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में मैंने जो जो अंडरलाइन किए थे आपको क्या करना है, यहाँ पर 5th क्वेश्चन लिख के उसके नीचे इनको लिख देना है। 6th क्वेश्चन है,
गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा हुआ है बूढ़ा गिद्ध रहता था। ये बूढ़ा गिद्ध था, तो उसके वह जो है वो बूढ़े गिद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ वह शब्द क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और भी देखना है, जैसे सभी, ये भी एक सर्वनाम शब्द है। तो इस तरीके से जो है, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो है शब्द इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो अभी हमें इनको क्या करना है, वहाँ पर फिल कर देना है। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो अलग है, यहाँ सिर्फ आपको ये 2-3 वर्ड जो है ये छाट के लिखने हैं, सिर्फ अंडरलाइन करने हैं। नेक्स्ट है उचित शब्दों यानी कि सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए, वाक्य दिए हुए हैं, उनके आगे फिलअप दिया हुआ है। आपको जो है सही सर्वनाम शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। देखते हैं क्या आएगा इनमें। जैसे पहला है वीरवार को बाजार जाऊंगा। तो वीरवार जाऊंगा, तो उसमें क्या आएगा? मैं वीरवार को बाजार जाऊंगा। ख है डैश मेरी पुस्तक है। तो उसमें क्या लिखेंगे आप? यह मेरी पुस्तक है। थर्ड है डैश कहाँ जा रहे हो। तो आप इसमें क्या लिखोगे? तुम कहाँ जा रहे हो। अब वह तो लिख नहीं सकते कि वह कहाँ जा रहे हो, तो तुम किसी और से पूछोगे तो यही होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। घ है डैश पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ किसी का नाम लिखोगे तो वो संज्ञा शब्द बन जाएगा। जैसे मान लो राहुल लिख दिया या आपने श्याम लिख दिया, तो वो एक संज्ञा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? उसकी जगह दूसरा शब्द लिखना, वह। ठीक है, वह बहुत पढ़ने में बहुत तेज है। आगे है डैश मिठाइयाँ अच्छी हैं। तो सभी मिठाइयाँ अच्छी हैं। जैसे अभी हमने वहाँ पीछे अंडरलाइन किया था सभी जानवर, तो वहाँ पे भी सभी जो शब्द है वो एक सर्वनाम शब्द था। तो इस तरीके से जो है आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। ये है मैथ की वर्कशीट। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, कमरे का चित्र है। इसमें आपको क्या करना है, नीचे देखते हैं। यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, रीना और मुस्कान। इससे पहले मैंने परिमाप करवाया, इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, उसमें मैंने परिमाप के बारे में बताया है। आज जो बताया जा रहा है वो है क्षेत्रफल के बारे में। अब परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है कि परिमाप जो है वो किसी भी स्थान के चारों तरफ से उसकी जो परिधि होती है उसको हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर से जितना उसने जगह को घेर रखा है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ इस कमरे का अगर परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ से चारों कोनों में घूम जाएंगे, यानी कि एक जगह से इसके नाप को शुरू करेंगे, फिर दूसरा जो है लंबाई और चौड़ाई को माप के, और फिर जो है इसके पूरे घेरे को बताएंगे कि इसका परिमाप ये है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ नीचे देखिए, ये मुस्कान कह रही है जो कि इस कमरे की लंबाई जो है वो 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। तो हमें क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये याद रखना है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो वो क्या हुआ, 4 गुना 3, यानी कि 4 लंबाई थी 3 चौड़ाई, तो उत्तर आया 12 वर्ग मीटर। हमें उसके साथ जो आगे जो मीटर या जो सेंटीमीटर दिए हुए होते हैं वो भी लिखना ज़रूरी होता है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 12 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से जो है हम जो ये क्षेत्र है, जो पूरा क्षेत्र घेर रखा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कमरे की जो क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 12 वर्ग मीटर है। और अगर हमें परिमाप निकालना होता तो हम क्या करते हैं कि इसकी लंबाई 4 है, मान लीजिए ये 4, यहाँ पर जो है 4 लिख देते हैं, 4 मीटर, और यहाँ जो है 3 मीटर है। तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम चारों कोनों को देखेंगे। तो ये भी 4, ये भी 3 हुआ, तो 4 और 4 8, और 3 और 3 6, तो कितना आया, 14 मीटर। ये हमारा परिमाप आता है। लेकिन अभी हमारा उत्तर क्या आया, 12 वर्ग मीटर। जो हमारा इसकी बात हो रही है कि यहाँ पर क्षेत्र इसने कितना घेरा है, क्षेत्रफल की बात हो रही है।
तो दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है चारों तरफ से घूमना, और क्षेत्र उसने कितना जो है जगह को घेर रखा वो क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 7 है ये। इसमें क्या है, आपसे ये पूछा हुआ है, पहला प्रश्न देखिए, अपने सामने ज़मीन पर या टेबल पर कॉपी, रबड़, पत्ता यानी कि पेड़ का कोई एक पत्ता, अपना हाथ आदि रखो। देखो कि कौन ज़्यादा जगह घेरता है, तो उस चित्र पर निशान लगाओ। जो जितनी ज़्यादा जगह घेरेगा उस पर जो आपको निशान लगाना है। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर पुस्तक बड़ी है तो हमें पुस्तक पर निशान लगाना है, और अगर आपका हाथ जो है, इरेजर तो बहुत छोटी होती है, पत्ता भी छोटा रहेगा, और अगर आपका हाथ जो है वो ज़्यादा जगह घेर रहा है तो आप उस पर निशान लगाओगे। तो यहाँ पर जो है हमें पुस्तक बड़ी दिखाई दे रही है तो हमें उस पर निशान लगाना है। अब इन्होंने इसी को जो है अलग खानों में बांट करके, यानी कि जो चौकोर खाने हैं वो बना करके आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पुस्तक को जो है बहुत छोटा दिखाया हुआ है। तो इस चित्र के हिसाब से हाथ जो है वो ज़्यादा खानों को घेर रहा है, वो ज़्यादा जगह को घेर रहा है, तो इसलिए यहाँ इस चित्र में जो है हाथ जो है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और ऊपर वाले चित्र में पुस्तक का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा। तो आई होप आप लोगों को जो है सारी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है बेटा। कल फिर से नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।